गुड मॉर्निंग बच्चों, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज हम पुष्प का अध्ययन करने वाले हैं, पुष्प की संरचना पढ़ने वाले हैं, पुष्प की आकारिकी पढ़ने वाले हैं। पुष्प जो है एक रूपांतरित तना होता है। पुष्प एक रूपांतरित तना होता है। एक मॉडिफाइड स्टेम होता है, तना होता है। बहुत एग्जाम में ये पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं कि पुष्प होता क्या है। पुष्प वास्तव में तना ही है जो रूपांतरित हुआ है। किस चीज के लिए? ये प्रजनन के लिए रूपांतरित हुआ है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? प्रजनन। पादप जगत का जो सबसे बड़ा भाग जो है वो पुष्पीय पादप ही होते हैं, और पुष्पीय पादपों में प्रजनन करने वाली जो संरचना होती है वो पुष्प होती है। किस प्रकार का प्रजनन करती है ये? लैंगिक जनन करने के लिए, लैंगिक जनन। तो पादपों में जो लैंगिक जनन होता है वो पुष्प द्वारा होता है, फ्लोर पुष्प द्वारा होता है। आइए अब इसके जो प्रारूपिक एक पुष्प होता है उस पुष्प की क्या क्या संरचनाएं होती है उसका अध्ययन करते हैं। अभी जो मैं ये चित्र द्वारा आपको समझाने वाला हूं वो एक प्रारूपिक पुष्प होगा, एक टिपिकल फ्लावर होगा, यानी कि एक सामान्य बहुत सारे पादप जगत के पुष्पों का अगर अध्ययन किया जाए तो उस पुष्प में ये मुख्य मुख्य संरचनाएं होने वाली है। जो जरूरी नहीं है कि सभी में हो, कुछ पुष्प में वो होती है, कुछ में नहीं होती, उसमें विभिन्नता हो सकती है, लेकिन ये मुख्य भाग होंगे एक सामान्य पुष्प के। देखो, सबसे पहले बात करते हैं, मान लो ये पुष्प, ये तना है जिस पर लगा हुआ है, ये जो मैं बना रहा हूं ये तना है। तना या शाखा, शाखा पर पुष्प जिस भाग की सहायता से जुड़ा होता है, जिस तंतुनुमा संरचना से जुड़ा होता है, उसे पुष्प वृंत कहते हैं। पुष्प वृंत कहते हैं, यानी कि पुष्प पादप की शाखा या तना जो है उससे जिस संरचना द्वारा जुड़ा होता है, इस तरह ये जो तंतुनुमा संरचना होती है उसे पुष्प वृंत या पेडिसल कहते हैं, पुष्प वृंत कहते हैं। इस पुष्प वृंत का ये जो भाग है, थोड़ा फैला हुआ जो ये भाग है, इसे पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन या थैलेमस इंग्लिश में। पुष्पासन पुष्प का वो भाग होगा जिस पर पुष्प के जो मुख्य जितने भी भाग हैं वो आकर जुड़ेंगे। पुष्प के जितने भी भाग हैं अब जो पढ़ने वाले हैं वो सभी भाग जिस भाग पर आकर जुड़ते हैं, जहां अटैच होने वाले हैं, उस भाग को पुष्पासन या थैलेमस कहते हैं। ठीक है, तो हमने अभी मुख्य संरचना देखी, क्या? तना, तने पर जुड़ा पुष्प वृंत की सहायता से, और वह थोड़ा फैला हुआ भाग जिस पर पुष्प के अन्य सभी महत्वपूर्ण भाग आकर जुड़ने वाले हैं उसे पुष्पासन कहते हैं। अब इसके अन्य भागों को हम कुछ अलग अलग रंगों में दर्शाएंगे। आपने पुष्पों में देखा होगा कि जो सबसे बाहरी भाग जो होता है वहाँ हरे पत्ती नुमा कुछ संरचनाएं होती है, हरी पत्ती नुमा कुछ संरचनाएं जो पाई जाती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, उन संरचनाओं को बाह्य दल कहते हैं। यहाँ मैं जो अभी चित्र बना रहा हूँ उसका केवल आधा भाग बनाने वाला हूँ समझने के लिए, केवल एक हिस्सा बनाने वाला हूँ। इस तरफ के हिस्से को आप समझ लेना कि ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, तो सबसे बाहर पुष्प जो होता है, एक प्रारूपिक पुष्प, उसमें 4 चक्र होते हैं। कितने चक्र होते हैं? 4 महत्वपूर्ण चक्र होते हैं, जिसमें जो सबसे बाहरी चक्र हरे रंग का जो होता है, मोस्टली अधिकतर ये हरे रंग का ही होता है, इसे बाह्य दल पुंज कहते हैं। बाह्य दल पुंज कहते हैं। ठीक है, बाह्य दल पुंज।
यहाँ पुंज शब्द ये प्लूरल है, यानी कि एक पुष्प में जितने भी बाह्य दल होते हैं, मोस्टली जैसे 4 है, 5 है, 6 या 7 जितने भी है, उन्हें बाह्य दल पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? बाह्य दल पुंज कहेंगे। और इसका एक भाग जो है, इसके केवल एक पत्ती, जैसे मैंने अभी एक बनाई है, तो ये जब एक है, इकाई जो है उसे बाह्य दल कहेंगे, बाह्य दल कहेंगे। ठीक है। इसके बाद दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण भाग जो पुष्प का नज़र जो हमें आता है और उसी के लिए पुष्प जाने जाते हैं, वो भाग अधिकांशतः रंगीन और बहुत सारी अलग अलग डिजाइनों द्वारा, कलाओं द्वारा विकसित होता है, बना हुआ होता है, बहुत अलग अलग आकार आकृति का और रंगीन भाग होता है और खुशबूदार भी होता है। ये जो भाग है इसमें स्मेल पाई जाती है बहुत अच्छी, जो कीटों को आकर्षित करने का काम करती है। इसके जो रंग होते हैं वो भी कीटों को, इंसेक्ट्स को आकर्षित करने के लिए बने हैं। ये जो रंगीन भाग जो है इसका, उसे दल कहते हैं। और अगर ये सभी की बात करें, इसका प्लूरल की बात करें, तो उन्हें सभी को दल पुंज कहते हैं। यानी कि एक पुष्प में जितने भी ये रंगीन भाग होंगे, ठीक है, जितनी भी ये पंखुड़ी नुमा संरचनाएं होंगी, उन्हें क्या कहेंगे? दल पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? दल पुंज कहेंगे। और इसकी जो इकाई होगी, इसका जो अकेला एक भाग होगा, उसे दल कहेंगे। ठीक है। जैसे मान लो एक पुष्प में ऐसी 5 संरचनाएं हैं, तो उन 5 को सम्मिलित रूप से दल पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? दल पुंज कहेंगे। लेकिन अगर केवल उसका एक पंखुड़ी हम निकाल लें तो उसे दल कहेंगे, यानी कि ये उसका क्या होगा? सिंगुलर होगा, दल पुंज उसका प्लूरल होगा। ठीक है। ये जो दोनों भाग है, ये वास्तव में जनन करने में सहायता नहीं, जनन करने में इनका कोई योगदान नहीं होता है। जनन में इनका कोई योगदान नहीं है। ना ये नर युग्मक बनाते हैं, ना ये मादा युग्मक बनाते हैं, केवल जनन में सहायता कर रहे हैं। किस तरीके से? ये जो बाह्य दल है, ये पुष्प की सुरक्षा करने का कार्य करता है और कुछ प्रकाश संश्लेषण भी करता है। जबकि दल जो होता है, यह दल कीटों को आकर्षित करता है और परागण में सहायता करेगा। यानी कि यहाँ से परागकण दूसरे पुष्प में जाए, उसमें यह सहायता करेगा कीटों को आकर्षित करने में। ठीक है। और जब पुष्प नया विकसित होगा, कली रूप में होगा, तब यह दल ही जो है वो अंदर के जो भाग अब पड़ने वाले हैं उन्हें ये सुरक्षित करता है। पुमंग और जायांग उन्हें सुरक्षा भी प्रदान करता है शुरुआती अवस्था में, कली अवस्था में। इसलिए ये दोनों जनन में किसी तरह से कोई योगदान नहीं देते हैं, लेकिन सहायता जरूर करते हैं। इसलिए इन दोनों को सहायक चक्र कहा गया है। सहायक चक्र कौन कौन से? बाह्य दलपुंज और दलपुंज। ये जनन में भाग नहीं लेते हैं, केवल सहायता करते हैं, इसलिए इन्हें सहायक चक्र कहा। नेक्स्ट, इसके बाद जो संरचना होती है, इसके बाद जो तीसरा जो ये चक्र, बिल्कुल इसी क्रम में आपको याद रखना है। पहला बाह्य दल है, दूसरा दल है, तीसरा जो होता है वो कुछ इस तरह संरचना होती है। इस संरचना को पुमंग कहते हैं। एंड्रोसियम या पुमंग कहते हैं। तीसरी जो संरचना है उसे एंड्रोसियम या पुमंग कहते हैं। ये इसका बहुलक है, यानी कि एक पुष्प में जितने होते हैं वो सभी को सम्मिलित रूप से पुमंग कहेंगे। लेकिन इसकी अकेली इकाई जो होगी, केवल एक भाग जो होगा, जैसे अभी मैंने बना रखा, केवल एक बनाया है, इकाई संरचना को पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं, पुंकेसर। ठीक है। ये जो पुंकेसर जो होता है, ये नर युग्मक, जिसका नाम है परागकण, बनाने का कार्य करता है। पुमंग या पुंकेसर में किस चीज का निर्माण हो रहा है? किन का निर्माण हो रहा है? पराग कणों का निर्माण हो रहा है। और पराग कण पुष्प के नर युग्मक होते हैं। क्या होते हैं? नर युग्मक होते हैं। तो यहाँ जनन में महत्वपूर्ण योगदान हो गया,
नर युग्मक बना रहा है। ठीक है, इसकी संरचना को हम यहाँ देखते हैं। ये जो ऊपर मैंने बनाया है इसका, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह के हो, इसके आकार भी कई तरह के होते हैं, लेकिन समझने के लिए अभी ऐसा ही बनाते हैं। इस पुमंग का वो भाग जो इसको पुष्पासन से जोड़ता है उसे पुतंतु कहते हैं, फिलामेंट पुतंतु कहते हैं। ठीक है, पुमंग को पुष्पासन से जोड़ने वाली संरचना पुतंतु कहलाएगी, फिलामेंट कहलाएगी। और ये जो आगे जो भाग बना हुआ है इसे परागकोश कहते हैं, परागकोश या एंथर कहते हैं, परागकोश या एंथर कहते हैं। इसी परागकोश में परागकण बनते हैं। ठीक है, परागकोश जो होते हैं वो दो होते हैं। इन दोनों परागकोश को जो जोड़ने वाली संरचना होती है उसे योजी कहते हैं, कनेक्टिव कहते हैं, योजी। ठीक है, तो ये नर युग्मक बनाने वाली संरचना पुमंग कहलाती है। क्या कहलाती है? पुमंग कहलाती है। इसके बाद में बात करें, इसका जो चौथा चक्र, इसका जो चौथा चक्र होता है वो इस तरह संरचना होती है जिसका आधार भाग कुछ यूं फूला हुआ होता है, इसका आधारी भाग फूला हुआ होता है। ये जो संरचना है इसे, इस पूरी संरचना को जायांग कहते हैं, गाइनोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं, जायांग। जिसका ये प्लूरल भाग है, अगर इसमें मोस्टली इसकी संख्या एक ही होती है, लेकिन एक इससे ज़्यादा हो तो इसकी इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। और चूंकि नाम से ही पता चल रहा है स्त्री केसर, तो ये मादा युग्मक का निर्माण करती है, मादा युग्मक का निर्माण करने का कार्य करती है। मादा युग्मक क्या होता है? अंडाणु या अंडा, एग, उसका निर्माण करने का, एग सेल, अंड कोशिका का निर्माण करना जायांग में होता है। ठीक है, तो ये जो दोनों संरचनाएं हैं, पुमंग जो नर युग्मक बना रही है, जायांग जो मादा युग्मक बना रही है, जनन के महत्वपूर्ण भाग हैं दोनों, नर युग्मक और मादा युग्मक। इसलिए इन दोनों को, पुमंग और जायांग को आवश्यक चक्र कहते हैं, आवश्यक चक्र कहते हैं। ये नेसेसरी वोरल होता है, आवश्यक चक्र होता है पुमंग और जायांग। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों युग्मकों का निर्माण कर रहे हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक का। अब इस जायांग की संरचना को मैं यहाँ आगे आपको और समझाता हूँ। जायांग के जो है 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। इसका जो आधारी भाग, जो फूला हुआ भाग है, उसे ओवरी या अंडाशय कहते हैं, ओवरी या अंडाशय कहते हैं। इस अंडाशय में इस तरह बहुत सारी संख्या में बीजांड लगे होते हैं, इसमें बीजांड या ओव्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? ये अंडाशय, अंडाशय के अंदर लगे होते हैं बीजांड। बीजांड का जो वीडियो है इससे पहले मैं बना चुका हूँ, आप नीचे लिंक आपको दिया गया है, उसको आप देख सकते हो दोबारा। ठीक है, तो बीजांड इसकी बहुत महत्वपूर्ण संरचना है जिसमें अंड कोशिका का निर्माण होता है, और वो अंड कोशिका जो है वो मादा युग्मक होती है। ठीक है, जो भ्रूण का निर्माण करेगी। अंडाशय पहला भाग, ये जो सबसे नीचे आधारी भाग जो है, इसका जो बीच में जो ये नलिकाकार भाग है उसे वर्तिका कहते हैं, वर्तिका, स्टाइल वर्तिका कहते हैं। ठीक है, ये नलिकाकार भाग होता है जिससे होकर पराग नली प्रवेश करती है। और इसका जो आगे कीपाकार फैला हुआ जो भाग होता है,
किसका? जायांग का कीपाकार ये जो फैला हुआ भाग है, इस तरह ये जो कीप नुमा संरचना बनी है इसे वर्तिकाग्र कहते हैं। स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहते हैं, स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहते हैं। जब कीटों द्वारा या वायु, जल या किसी भी जीव द्वारा पराग कण यहाँ से मुक्त होते हैं तो वो यहाँ आकर गिरते हैं, इसलिए इसका भाग आगे से कुछ चौड़ा होता है, फैला हुआ हेयरी बालों जैसी संरचना इसमें अलग अलग होती है, लेकिन सभी में ये भाग आगे से कुछ चौड़ा होता है ताकि अधिक से अधिक पराग कण यहाँ आकर गिर सके। ठीक है। तो बच्चों आज हमने यहाँ देखो पुष्प की संरचना देखी। पुष्प एक रूपांतरित तना होता है। क्या होता है? रूपांतरित तना, यानी कि एक तरह का तना ही है और इसके जो अन्य भाग हमने यहाँ पढ़े, बाह्य दल, दल, पुमंग, जायांग, ये पत्तियों के रूपांतरण होते हैं। ये तो तने का है और इसके भाग पत्तियों के रूपांतरण है। कार्य क्या है? मुख्य कार्य लैंगिक प्रजनन में ये सहायता करता है। एक प्रारूपिक पुष्प में हमने 4 महत्वपूर्ण भाग देखे, बाह्य दल पुंज, पुमंग और जायांग। ठीक है, यहाँ हमने पुष्प की संरचना के मुख्य घटक हमने देखे। यहाँ पुष्प से संबंधित 2 विशेष तरह की जो टर्म्स होती है वो मैं आपको और बता देता हूँ। पुष्प जो होता है 2 प्रकार का होता है। पहला है पूर्ण पुष्प और दूसरा अपूर्ण पुष्प। तो यहाँ अगर आपको ये प्रारूपिक संरचना समझ में आ गई तो ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। पूर्ण पुष्प वो होता है जिसमें ये चारों भाग उपस्थित हो। वह पुष्प जिसमें इसके चारों भाग बाह्य दल, पुमंग और जायांग उपस्थित हो वो पूर्ण पुष्प कहलाएगा, कंप्लीट फ्लावर है। और अब बताओ अपूर्ण पुष्प कौन सा होगा? बिल्कुल, अपूर्ण पुष्प वो होगा जिसमें कोई सा भाग यहाँ एब्सेंट हो। ये 4 न हो के 4 से क्या हो? कम हो, कोई न कोई इसकी कोई सा भाग एब्सेंट हो। ऐसे पुष्प को क्या कहते हैं? अपूर्ण पुष्प कहते हैं। ये पहली टर्म तो हमने ये देखी। साथ ही साथ इसके साथ एक टर्म और जुड़ी हुई है जो आपको याद रखनी है। पहला द्विलिंगी पुष्प, द्विलिंगी बाइसेक्सुअल पुष्प। द्विलिंगी यानी कि 2 लिंग वाला पुष्प, ऐसा पुष्प जिसमें पुमंग और जायांग दोनों उपस्थित हो। अधिकांश पुष्प ऐसे ही होते हैं जिनमें पुमंग और जायांग दोनों उपस्थित होते हैं। जैसे आप गुड़हल का फ्लावर देखना, उसमें आपको दोनों नजर आएंगे, पुमंग और जायांग। तो ऐसे पुष्प क्या कहलाते हैं? द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्विलिंगी, जिसमें दोनों लिंग उपस्थित हो, यानी कि पुमंग भी हो और जायांग भी हो, वो द्विलिंगी कहलाता है। पहला। दूसरा इसी से जुड़ी टर्म है एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प, अब आप समझ गए होंगे एक लिंगी पुष्प किसे कहेंगे? बताइए। एक लिंगी यानी कि ऐसा पुष्प जिसमें केवल एक ही लिंग उपस्थित हो, यानी कि इन दोनों में से कोई सा एक पुष्प हो, पुष्प का कोई सा एक भाग उपस्थित हो, यानी कि या तो पुमंग हो या फिर जायांग हो, दोनों एक साथ नहीं होंगे। ऐसे पुष्प को कहेंगे एक लिंगी। अब उस पुष्प में ये दोनों कौन सा है, उस आधार पे एक लिंगी को भी 2 भागों में बांट दिया। पुंकेसरी पुष्प और स्त्री केसरी पुष्प। अब देखो यहाँ नाम से भी आपको समझ में आ गया होगा। पुंकेसरी पुष्प वो होते हैं जिनमें पुमंग पुंकेसर उपस्थित हो, जायांग न हो, वो क्या कहलाएगा? पुंकेसरी पुष्प कहलाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। दूसरा स्त्री केसरी पुष्प, ऐसे पुष्प जिनमें जायांग या स्त्री केसर ही उपस्थित हो, क्या नहीं हो? पुमंग नहीं हो, तो वो कैसे कहलाएंगे? स्त्री केसरी पुष्प। इस एकलिंगी का बहुत अच्छा उदाहरण है जिसमें एक ही पादप में आप दोनों देख पाओगे, और वो पादप है मक्का। मक्का का पौधा यदि आपने देखा हो तो मक्के के जो शीर्ष भाग में जो लगे होते हैं वो वास्तव में उसके पुंकेसरी पुष्प होते हैं। मक्के के पौधे में जो सबसे ऊपर चोटी पर पुष्प लगे होते हैं वो
पुंकेसरी पुष्प होते हैं, यानी कि उनमें केवल पुंकेसर या पुमंग पाया जाता है, जायांग नहीं होता। और उसके कक्षस्थ भागों में साइड की जो भाग है, पार्श्व भाग, लेटरल पार्ट्स में जो फ्लावर्स होते हैं वो स्त्री केसरी होते हैं, यानी कि उसमें केवल जायांग होता है, पुंकेसर नहीं होता। और इसीलिए मक्का में हमेशा वायु परागण ही होता है, मोस्टली वायु परागण होता है, क्योंकि शीर्ष भाग में हवा के हिलने से कुछ कीटों द्वारा तो होता ही होगा, लेकिन वायु द्वारा महत्वपूर्ण है। वायु के हिलने से ऊपर से जो पुंकेसर हैं उससे जो परागकण बने हैं वो नीचे गिरते हैं और नीचे वाले फ्लावर्स पे आकर गिरते हैं। ठीक है, तो मक्का में ये जो परागण और मक्के में जो इस तरह का ये जो गुण है बड़ा विशेष है, जिसमें शीर्ष भाग पे पुंकेसरी पुष्प होते हैं और कक्षस्थ भाग में स्त्री केसरी पुष्प पाए जाते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार आज हमने पुष्प की संरचना हमने पढ़ी। पुष्प एक सामान्य प्रारूपिक पुष्प कैसा होगा उसके भाग हमने यहाँ पढ़े हैं, जिनकी संरचना हमने अच्छी तरीके से देखी। इसी तरह जुड़े रहें biology.com चैनल के साथ और अपने ज्ञान को यूं ही बढ़ाते रहें। यदि वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।